परफेक्ट। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के शो फैक्ट आवर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज तकनीकी कारण से हम लोग थोड़ा देर से शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ आज इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर करण सिंह जी हैं, नेशनल साइक्लिस्ट अनुराग वाजपेयी जी हैं और डायटीशियन गरिमा सिंह जी हैं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व के सबसे बड़े फुटबॉलरों में गिने जाते हैं। उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने सामने रखी हुई कोका कोला की बोतल हटा करके किनारे रख दिया और लोगों से कहा कि आप पानी पिएं, शुद्ध पानी पिएं। क्या है ये पानी पीने का फार्मूला? एक डायटीशियन क्यों कोका कोला की बोतल को अपने सामने से हटा रहा है? इस सब पर हम चर्चा करेंगे। जो हमारे साथ स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो उनके साथ चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ कैसी होती है, खान-पान का उनके जीवन में क्या अहम रोल है। और इसी तरीके से हमारे पास जो डायटीशियन हैं, वो बताएँगी कि किस तरीके से एक खान-पान व्यक्ति को स्वस्थ रखता है और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या अन्य लोगों के लिए ये कितना आवश्यक है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर अनूप सिंह जी भी जुड़ेंगे। वो हमें बताएँगे कि मार्केट का जो प्रेशर है, कैसे एक मार्केट में बैठे लोग खिलाड़ियों से लेकर सबको डोमिनेट करते हैं, उनको एक तरीके से कंपेल करते हैं कि वो उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, भले ही वो उतना उपयोगी या स्वास्थ्यवर्धक ना हो। तो सबसे पहले इसकी चर्चा में हम शुरुआत करते हैं। चूँकि स्पोर्ट्स का मामला है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बड़ा काम किया है, तो उसकी आज तारीफ़ भी हो रही है। तो हम सबसे पहले नेशनल साइक्लिस्ट हैं अनुराग वाजपेयी जी, उनसे चर्चा करते हैं। वाजपेयी जी, आपको ये कैसा लगा उनका कदम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का? और एक स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम सभी को नमस्कार, मैडम को नमस्कार, हमारे प्लेयर बैठे हैं उनको नमस्कार, आपको भी नमस्कार और सभी देखने वालों को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रोनाल्डो ने आज किया है वो तो बहुत सराहनीय काम किया है उन्होंने, लेकिन इसके इतर जो डाइटिशियन मैडम हमारी बैठी हुई हैं, जब हम कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तुरंत कहते हैं कि आप जंक फूड अवॉइड करिए या आप कोका कोला कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिए या कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है कहीं ना कहीं से। हम लोग उसको उसके बैड इफेक्ट जान नहीं पाते हैं, बस पीते रहते हैं या खाते रहते हैं। जब कभी हम बहुत बीमार होते हैं या कोई सिकनेस हमको आती है अंदर से, तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास कि आप बताइए हमको कि भाई हमारे अंदर क्या दिक्कत आ गई है। तब हम उस चीज को जज कर पाते हैं कि हमको इससे क्या दिक्कत हुई। अदरवाइज आदमी इस बात को समझ नहीं पाता है कि हमने ये पिया, ये खाया या इससे मुझे क्या दिक्कत हुई। और स्पोर्ट्समैन के जीवन में कोई भी स्पोर्ट्समैन किसी भी स्पोर्ट्स का हो, उसका जीवन एकदम संतुलित होता है, खाने में, पीने में, उठने में, सोने में, जागने में, भागने में, दौड़ने में, सब चीज में। तो स्पोर्ट्समैन की ये स्पिरिट होती है कि हम अपने समाज को अच्छी तरह ले जाएं, किसी अच्छी दिशा की तरफ ले जाएं। तो जो रोनाल्डो ने आज किया है वो सराहनीय काम है। और जो आज हम लोग जिसको प्रिफर करते हैं अच्छी प्राकृतिक चीजों को, ना कि और किसी चीज को जिससे हमको वो माध्यम मिले, तो उन्होंने आज अच्छा काम किया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। करण सिंह जी, आप भी इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल खेल चुके हैं और राजधानी लखनऊ के बड़े खिलाड़ियों में आपका नाम लिया जाता है। आप कैसे देखते हैं? और खास करके एक क्या इस सब के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से कोई खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर पड़ता है या उनको खेलने में, मतलब क्यों रोनाल्डो कह रहे हैं पानी पीजिए और कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, जबकि कोल्ड ड्रिंक भी तो पानी का ही एक रूप है? सर, सबसे पहले सभी को नमस्कार। रोनाल्डो ने जो कल किया, आप जैसा कि अभी अनुराग वाजपेयी जी ने कहा कि एक बहुत सराहनीय कदम है। और इस तरह के कदम से रोनाल्डो ही नहीं, जितना भी विश्व जगत है, उन्हें इन सभी को ये कदम उठाने चाहिए। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के विषय में बेहतर गरिमा मैम बता पाएंगी कि इसके पीने से क्या लाभ हैं और क्या इसके ये किस किस प्रकार से हार्मफुल है हमारे लिए। बाकी रही खान पान की बात, तो एक खिलाड़ी का जीवन सच में बहुत ज्यादा संतुलित होता है। उसका उठना, उसका सोना, उसका खाना, उसकी डाइट काफी एक तरह से कहा जाता है कि डाइट एक ऐसा रोल निभाती है हमारे लाइफ में कि मैक्सिमम इंजरीज हमारी, जो छोटी मोटी इंजरीज हमारे, जो रोज के टिश्यू डैमेज होना या थोड़ा छोटा मोटा कोई इंजरी होना, हमें ये मैक्सिमम चीजें डाइट से ही रिकवर हो जाती हैं। तो हमारी डाइट को बहुत ही संतुलित रखा जाता है और एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर रोनाल्डो द्वारा किया गया कार्य अत्यंत सराहनीय है। जी मैडम, दोनों लोगों ने, खिलाड़ियों ने आपका नाम लिया है,
सब चाहते हैं कि आप बताएं कि खान-पान का जीवन में क्या रोल है? कैसे लोग खान-पान के ज़रिए ही अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, उनको दवाइयों तक जाने की ज़रूरत नहीं होगी, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या है पानी में ऐसा क्या है कि रोनाल्डो कह रहे हैं पानी पीजिए, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। जी, नमस्ते। मैं ये जी, नमस्कार। रोनाल्डो जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है, वो हम सब के लिए एक मैसेज है। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कोल्ड ड्रिंक की कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। इस जी, कंडीशन में अगर हम पानी पीते हैं तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हमारी जो है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करती है और हमारी बॉडी पूरी तरीके से हाइड्रेट रहेगी। तो इस तरीके से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने पूरे दिन का कोई मील ले रहे हैं, खासकर बैलेंस डाइट और साथ में पानी, तो उस तरीके से जो है आप अपनी डाइट को इस तरीके से बैलेंस करके चलिएगा ताकि हमारी डाइट से सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू फुलफिल हो जाए और जो है हमारा पानी जो है हमारी बॉडी का जो डिटॉक्स होना चाहिए, वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर पाए। जी, जी। लेकिन अभी जब ये इस पूरा घटनाक्रम हुआ तो मैं याद दिलाने के लिए कहूँगा कि वो जो कंपनी के लोग हैं उन्होंने कहा कि नहीं साहब, बल्कि जो आयोजन समिति थी उनके लोगों ने भी कहा कि साहब वो जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें भी शुगर होता है और वो उसकी आवश्यकता है खिलाड़ी को, इसलिए हमने उसको रखा था। वहाँ पानी भी था और कोल्ड ड्रिंक भी था। तो क्या इसमें जो शुगर है या कुछ और कंटेंट है, वो क्या लोगों को कुछ किसी तरीके से कुछ फ़ायदा देता है क्या? जी, कोल्ड ड्रिंक की अगर हम बात करें तो ये एक अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में लें तो ज़्यादा ठीक रहेगी। अगर आप किसी लिमिट से ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी को कहीं न कहीं हार्म करेगी। रही बात उसकी शुगर की, तो जो उसकी शुगर होती है वो हमारी बॉडी के लिए है मतलब फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो है। कहीं न कहीं वो आपको अगर आप लंबे टाइम तक उसे यूज़ करते हैं तो वो आपकी बॉडी को दिक्कत ही करेगी आगे चल के। अगर उसकी जगह आप पानी पीते हैं तो उसकी वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगी, ठीक है? और साथ के साथ अगर आप उसके साथ बैलेंस डाइट नहीं लेके चलते हैं तो आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो आपके मसल्स लॉस होता है वो मेंटेन होगा। ठीक बात है। अब एक सवाल ये आता है कि आम तौर पर हम सब लोग तो जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, हम तो बाज़ार में जो मिलता है सो खाते हैं। हमारे लिए स्वाद सबसे बड़ी चीज़ है। हम स्वाद के मतलब कंट्रोल में रहते हैं। आप कह सकते हैं कि स्वाद हमें नियंत्रित करता है हमारी पूरी लाइफ़ को। जहाँ कहीं भी कुछ टेस्टी मिलता है, चटकारेदार मिलता है बाज़ार में किसी स्टॉल पर, तो हम सब लोग उसकी तरफ भागते हैं और वही कुछ खाते-पीते हैं। ऐसे में एक सवाल ये आता है कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन क्या खाते-पीते हैं और स्पोर्ट्स पर्सन को खाना-पीना क्या चाहिए? तो मैं सोच रहा हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन को क्या खाना-पीना चाहिए, उसको पूछने से पहले एक बार मैं इन दोनों स्पोर्ट्स पर्सन से पूछता हूँ कि ये लोग खाते-पीते क्या हैं? इनकी डाइट कैसी होती है? ये जीवन कैसे जीते हैं? क्या जब बाज़ार में कहीं इनको चाट पकौड़ी की दुकान दिखती है, चाउमीन, बर्गर दिखता है, तो इनका भी मन ललचाता है या नहीं? करण जी, आप बताएँ पहले। बिल्कुल मन ललचाता है साहब, सर, क्योंकि ये चीज़ें ही ऐसी हैं कि मन ललचाएगा ही। और हुँ। ऐसी स्थिति में कभी-कभी होता भी है कि खा भी लेते हैं। हुँ, हुँ। पर जो डाइट है हमारी, वो आप जो हमारी डाइट बेस्ड है वो है आपकी स्प्राउट्स पे, फ्रूट्स पे, मिल्क पे, जूसेस पे, बॉइल्ड मील पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। साथ में फिर आपको फूड सप्लीमेंट्स पे भी हमारी डाइट निर्भर करती है। तो ऐसे में हम जंक फूड्स और एक स्पोर्ट्समैन के लिए जंक फूड्स तो नहीं अलाउड कर सकते हैं। अनुराग जी, आप क्या-क्या जी खाते-पीते हैं और कैसे इतनी साइकिल चला लेते हैं? मुझे पता है कि आप एक दिन में 100-100, 200 किलोमीटर साइकिल आपने चलाई है। कैसे चला लेते हैं इतनी साइकिल भाई? सर, देखिए स्पोर्ट्समैन का जीवन हमने अभी आपको बताया कि बहुत संतुलित होता है। इसके साथ में हम अगर स्पोर्ट्समैन को सबसे पहली चीज होती है एनर्जी। उसके हुँ, बाद में वो एनर्जी किस चीज से ले, टमाटर से ले या गोभी से ले या आलू से ले या चीनी से ले, ये निर्भर करता है। जैसे कि भाई साहब ने कहा, करण सिंह जी ने, कि बाहर जब जाते हैं पकौड़ी देखते हैं तो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन कभी कभी ही उसको चखने का मौका मिलता है स्पोर्ट्समैन को, क्योंकि अगर वो खाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस डल हो जाएगी, तो फिर वो कैसे खेलेगा। दूसरी बात ये रही कि हम खाने में जितना भी पौष्टिक, अंकुरित, और मैडम बताएंगी, जो भी हम खाना चाहें जिसका टॉक्सिक लेवल बहुत कम हो, वो चीज हम खाते हैं।
दूध लेते हैं, जूस लेते हैं और दुनियादारी की सारी चीजें लेते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमको मिली हुई हैं, ना कि व्यवहारिक रूप से जो हमको बाजार में मिलता है। और जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में बताया कि कोल्ड ड्रिंक में इतनी हार्मफुल चीजें हैं कि आप समझ लीजिए CO2 होता है, हमारा शरीर CO2 को उत्सर्जित करता है। हम जब सोते हैं तो CO2 बाहर करते हैं, वो हम CO2 कोल्ड ड्रिंक के रूप में उसको अंदर लेते हैं पहले तो। और एक 100 ग्राम 100 ml की जो बॉटल आती है, 150 या 200 ml की बॉटल आती है, उसमें लगभग 30 चम्मच चीनी के बराबर हम उसमें चीनी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक में। सबसे ज्यादा हार्मफुल वो है। फिर उसका जो केमिकल है वो हमारे दांतों की जो ऊपरी लेयर है उसको खराब कर देता है, जिससे हमको सेंसेशन होने लगता है, दांत में ठंडा गर्म पानी ये सब लगता है। और मेंटल बैलेंस को भी, वो सिरोसिस होता है उसमें, मेंटल बैलेंस को भी वो दिक्कत करता है। दूसरी बात, जी हम जो भी फ्रूट इंग्रेडिएंट्स लें या दूध लें या जो भी लें एज ए स्पोर्ट्समैन डाइट के लिए, तो वो हमारे प्राकृतिक रूप से जो हमको उपलब्ध है वो लें, ना कि हम किसी भी फूड सप्लीमेंट को करें। जो हमको हेल्थ ड्रिंक मिलती है उसमें भी बहुत हानिकारक चीज होती है, लेकिन हम उसको पीते हैं क्योंकि हमको वो चीज नेचुरल से एकदम सीधे नहीं मिल सकती, तब हम हेल्थ ड्रिंक का सहारा लेते हैं। जी जी मैडम, आप बताएं, जैसा हमारे सारे दोनों खिलाड़ी बता रहे हैं कि इस तरीके के जो जंक फूड हैं ये इनके लिए बड़े हार्मफुल हैं और ये लोग खुद इससे दूरी बना के रखते हैं। आप कैसे सोचती हैं जंक फूड को लेकर के, और हेल्दी फूड क्या है, क्या लोगों को लेना चाहिए? जी, प्रकृति से जो हमें मिलता है वो हेल्दी है। जी जो भी जी आपको फल सब्जी जो भी आपको प्रकृति से मिल रहा है वो हेल्दी है। जो भी प्रोसेस करके बनाया जाता है वो अनहेल्दी है। उसमें आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गई, आपका बर्गर पिज्जा नूडल्स वगैरह आ गई, सब जो इतने भी ऑयली स्पाइसी फूड होते हैं वो सब जंक में आता है। और जो प्रकृति से हमें जो चीजें मिली है वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो मैं तो यही जी कहना चाहूंगी, आप प्रकृति के टच में रहे, प्रकृति के अनुसार चले, प्रकृति ने जो हमें दिया है वही आप खाएं, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी मेंटेन रहेगा, आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी और आगे जो आने वाली बीमारियां है वो आगे बढ़ जाएगी, वो आपको जल्दी से नहीं जकड़ेगी। जी इवन जो हम सर मसाले खाते हैं, मसाले लेते हैं, सब्जी में मसाले खाते हैं, हल्दी है, काली मिर्च है, धनिया है, लौंग है, इलायची है, ये भी प्राकृतिक हर्ब्स हैं। इनको हम खा के अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये सब प्राकृतिक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि जी मैडम ने अभी बताया, जी कोई दिक्कत नहीं इन सब चीजों में, चाहे हम जितना खा लें हमको नुकसान नहीं करेगा। जी 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 बिल्कुल। ठीक बात है। अब एक बड़ा सवाल इसमें ये आता है कि जो रोनाल्डो ने कदम उठाया, उन्होंने जी एक मैच की स्पॉन्सर बड़ी कंपनी जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया में कारोबार करती है, लाखों करोड़ों डॉलर स्पॉन्सर करती है, उसको उन्होंने किनारे कर दिया। जबकि खेल या इस तरीके की जो गतिविधियां हैं जो जो सीधे सीधे प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हुई नहीं है, जिनसे सीधे पैसा नहीं आता है, इसमें स्पॉन्सरशिप ही सबसे बड़ा रोल निभाती है। तो ऐसे में ये जो रोनाल्डो का कदम है, वो खुद भी, हमारे यहाँ भी तमाम खिलाड़ी हैं, तमाम सेलिब्रिटीज हैं जो केवल विज्ञापन से ही पैसा कमाते हैं। विज्ञापन से वो इतना कमाते हैं जितना खेल कर नहीं कमाते हैं। तो इस बारे में जो चर्चा है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मार्केट रिसर्च और एक्सपर्ट के तौर पर अनूप सिंह जी हैं। आप अनूप सिंह जी का सिग्नल अभी अभी ब्रेक हुआ है, अभी हमारे साथ थे और वो शायद कोई प्रॉब्लम हुई है। तो लेकिन चलिए हम इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। आप दोनों खिलाड़ी हैं, आप बताइए कि कैसे ये जो कंपनियों की स्पॉन्सरशिप है ये आप लोगों के खेल गतिविधियों को कितना सहयोग करती है, और ये कितना बड़ा सर कदम खेल, है इससे अलग होना? जी जी जी, खेल का माध्यम ऐसा ना, खेल को कोई प्राइमरी नहीं लेता है, खेल है सेकेंडरी। सरकारों के लिए, नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए या ब्यूरोक्रेसी के लिए खेल है सेकेंडरी। खेल से आदमी, खेल को आदमी बहुत लाइटली लेता है हमारे प्रदेश में और हमारे देश में भी, क्योंकि हम 125 करोड़ की आबादी लेके जाते हैं ओलंपिक में और हम एक मेडल लेके आते हैं और उस पर भी हम बड़ा डंका पीटते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। जबकि घाना, क्यूबा जैसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं और 5-5 मेडल और 8-8 10-10 मेडल लेके जाते हैं, जबकि वो 15 की टीम लेके जाते हैं। तो हमारे हाँ हाँ। देश में खेल तो सेकेंडरी है ही, ये तो आप समझ ही लीजिए पहले तो। दूसरी जी जी बात ये है कि जो आज रोनाल्डो ने किया, जिससे उस कंपनी का जो नुकसान हुआ, हाँ उससे हाँ स्पॉन्सरशिप पे फर्क आएगा आयोजकों को, खिलाड़ियों हाँ को नहीं। जो आयोजक है, जो प्रायोजक है, खेल को भले ही फर्क पड़े,
जो खेल है उसको भले ही फर्क पड़ेगा, लेकिन ना खिलाड़ी को फर्क पड़ेगा और ना उसका खेलने वाले लोगों को पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जैसे स्पॉन्सरशिप एक मेन माध्यम है हमारे किसी भी स्पोर्ट्स को कराने का, जैसे आईपीएल है या कोई भी है या कोई भी स्पोर्ट्स होता है, हम लोग भी स्पॉन्सरशिप लेते हैं, कोई अपनी रेस कराते हैं या कुछ करते हैं, तो उसमें ये माध्यम तो है, लेकिन हम उन चीजों को नकार नहीं सकते जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए हार्मफुल है। जी जी जी। करण जी, आपका क्या कहना है, खेल के लिए ये स्पॉन्सर कंपनियां कितनी मददगार हैं देखिए और इनके खिलाफ कदम उठाना कितना बड़ा जोखिम है? सर, जैसा कल रोनाल्डो ने किया, उससे लगभग $5 मिलियन का नुकसान उन्होंने कंपनी को दिया। हाँ, एक अंदाजतन $5 मिलियन का नुकसान उन्होंने किया उनका। जी स्पॉन्सर्स बहुत जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट्स, जैसा कि बाची जी ने कहा कि हमारे यहाँ खेल सेकेंडरी है और प्राइमरी कुछ और ही चलता है। तो हाँ हमें सबसे पहले एक सुनील दत्त साहब खेल मंत्री हुआ करते थे किसी जमाने में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जिस देश का खेल डेवलप नहीं है वो देश डेवलप नहीं हो सकता। जी जी तो जी। उनके वो शब्द ऐसे ही नहीं थे। एक गंभीर व्यक्ति ने एक गंभीर बात कही थी जिसको शायद गंभीरता से लेना चाहिए था। खेल के नाम पर खिलवाड़ी होता रहा। आप हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास हर चीज मौजूद है। टैलेंट टैलेंट भरा पड़ा है क्योंकि हम 140 करोड़ हैं। जी 1 जी करोड़ 2 करोड़ 50 लाख ऐसी आबादी के देश मेडलों की झड़ी लगा देते हैं और लेकर जाते हैं। अभी वाजपेयी हाँ भैया ने कहा भी कि आप देखिए इसमें कि कितना एक एक मेडल आया और डंका पीटना शुरू कर दिया। काम जहां करना सरकारों को, जहां काम करना सरकारों ने एक माध्यम बनाया काम करने के लिए एसोसिएशन के नाम पर। एसोसिएशन जो 20 साल 40 साल से व्यक्ति बैठे हैं उस पर राज कर रहे हैं, उसके एक सत्ता जैसे हाथ में रख ली गई है, बस। इसके अलावा काम किसी को कोई नहीं करना। काम कहाँ ठीक करना, बात है। पैसा कहाँ खर्च होना है, किसी को कोई लेना देना नहीं है इससे। ना ही कोई अब किसी की शिकायत आप किसी से करोगे तो वो कहता है खेल संघ काम क्या करें। खेल संघ अपने तरीके से चलता है, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है और वो उस तरीके से काम करेगी। रही बात स्पॉन्सर्स का, तो स्पॉन्सर्स में सर अगर स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे जैसा कि रोनाल्डो ने किया सार्वजनिक तौर पर, नो डाउट ये सराहनीय कदम है, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये भी है कि स्पॉन्सर ही उस खेल को चला रहे हैं। आयोजक के जी पास पैसा नहीं होगा तो वो इतना बड़ा आयोजन रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और वहां सिर्फ रोनाल्डो नहीं है, वहां बहुत सारे प्लेयर हैं। वहां पॉग्बा भी खेल रहा है, वहां ग्रिजमान भी खेल रहा है, इस तरह से बहुत सारे प्लेयर खेल रहे हैं और बिना स्पॉन्सर्स के संभव नहीं है। तो या तो प्रायोजकों आयोजकों को ये देखना होगा कि हम किसको स्पॉन्सर बना रहे हैं। जैसे कि पॉग्बा ने कल रोनाल्डो के काम को आगे बढ़ाते हुए हेनिकन एक बियर की बोतल होती है उसको भी हटा दिया, वो रखी हुई थी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी जी तो जी। ऐसे में या तो फिर प्रायोजक आयोग ये सुनिश्चित करें कि जो हम स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, वो ब्रांड ऐसा है जिसे हम दुनिया के सामने रख सकते हैं उससे। क्योंकि अब रोनाल्डो जैसा व्यक्ति अगर किसी चीज का प्रचार करेगा तो नो डाउट उसके दुनिया में उससे ज्यादा फॉलोअर्स किसी के हैं ही नहीं। स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स अगर किसी के आज की डेट में हैं तो वो रोनाल्डो के हैं। जी और जी पहला व्यक्ति है जो $1 बिलियन क्लब में, पहला एथलीट $1 बिलियन क्लब में शामिल है। जी। तो अनूप ऐसे जी, में स्पॉन्सर बहुत जरूरी हैं। अनूप जी, आपका माइक ऑफ है, आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, तो आप बोलेंगे तो हम लोग सुन पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर सामने माइक है, उसको ऑन कर लीजिए। देखिए एक माइक बना होगा। अनूप जी, आपकी स्क्रीन पर माइक ऑफ है आपका, तो आप बोलेंगे तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे। ओके, अभी जो हमारे पास भी इस मामले में हमने भी जब ये देखा कि ये इतना बड़ा काम रोनाल्डो ने कर दिया और उन्होंने स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दी, मतलब एक तरीके से स्पॉन्सरशिप हटा दिया उन्होंने, तो हमने फिर अपने देश के खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज पर ध्यान दिया कि हमारे देश के सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि हमारे देश के सारे सेलिब्रिटीज, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से आते हों, चाहे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से आते हों, कि सारे के सारे केवल प्रचार ही कर रहे हैं और प्रोडक्ट का प्रचार करके ही पैसा कमा रहे हैं। तो उसमें तो सलमान खान से लेकर के, शाहरुख खान से लेकर के, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, विराट कोहली, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, सारे नाम शामिल हैं। विराट कोहली तो 1691 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, मतलब 1691 करोड़ रुपया उन्होंने कमाए हैं इसी सब स्पॉन्सरशिप वगैरह से।
मैगी हमारे देश में माधुरी दीक्षित बेचा करती थी बहुत लंबे समय तक, है ना? तो ये सारी स्थितियाँ हैं और इनमें सब में मार्केट का दबाव है। अब चूँकि अनूप सिंह जी हमें लगता है कि हमारी बात सुन नहीं पा रहे हैं और हम उनसे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे, तो अनूप सिंह जी हमारी बात सुन रहे हैं आप? अनूप जी, आप अगर सुन रहे हैं तो अपना माइक ऑन कीजिए तो हम आपसे बात करें। आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है, सुन नहीं सकते हम लोग। शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम उनके साथ है, बार-बार उनका नेटवर्क बिगड़ रहा है। तो जी जी, इसमें एक मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर हम उनसे यही बात करना चाहते थे कि वो मार्केट किस तरीके से लोगों को प्रेशर डालती है, किस तरीके से प्रचार किया जाता है और ये बताइए कि अनुराग जी, जब ये जी बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ विराट कोहली जैसे लोग या सलमान खान जैसे लोग जब इस तरीके के प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, तो जी आप लोग खिलाड़ी हैं, आप इनको देख कर के आपको लगता नहीं कि यार हमें भी ये कंज़्यूम करना चाहिए था या बचपन में कभी आपको लगता रहा हो इस तरह के प्रोडक्ट हो जब बड़े सेलिब्रिटीज़ आपके सामने लेके आते थे और एक तरफ खेलने में आपका कोच कहता था कि साहब आप इसको खाओगे नहीं, इसको कंज़्यूम मत करोगे। एक तरफ जी वो कंज़्यूम करने से रोकता था, दूसरी तरफ सेलिब्रिटीज़ आपके सामने प्रचार कर रहे होते थे, तो कैसा लगता था उन दिनों आपको? सर, दुविधा का समय होता है, लेकिन जब वो हम कुछ चीज पढ़ते हैं, कुछ कहीं साहित्य होता है स्पोर्ट्स मेडिसिन का या स्पोर्ट्स एनसाइक्लोपीडिया का, तो हम उसमें पढ़ते हैं कि हमको कौन सी चीज हानिकारक हमारे लिए, कौन सी चीज लाभदायक, तब हमको उस बात का ज्ञान आता है। लेकिन बात जी, हमारा हिंदुस्तान जो 150 करोड़ का देश है, मुझे यहाँ कहते हुए जरा सा भी गुरेज नहीं है इस बात का। ये 150 करोड़ का देश भेड़ बकरियों का देश है। जी, इसमें इंसान कम, भेड़ बकरी ज्यादा रहते हैं। आदमी एक सलमान खान फटी शर्ट पहन के आ जाएंगे तो सारी फाड़ के शर्ट पहनने लगेंगे, वो पैंट फटी पहन के आ जाएंगे तो सारे पैंट फटी पहनने लगेंगे, या जो कोई चीज खाएगा उसको सारे खाने लगेंगे। तेल 200 रुपए किलो हो जाएगा तो भी वो खाएगा, क्योंकि उसके 3 लोग निर्माता, 3 लोगों को उन्होंने पैसा दे दिया, वो वो कर रहे हैं, उसका ऐड कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल, बिल्कुल। उस एक्टर को देख के, उस सेलिब्रिटी को देख के वो चीज खरीदता है, ना कि उससे फायदे नुकसान को देख के ये चीज खरीदता है। 5 मिनट में गोरा करने वाली क्रीम आती है, उसको आदमी 100 रुपए में खरीद लेता है, 10 रुपए का दूध नहीं पी सकता है। ये भारत देश है हमारा। इस देश की विडंबना है कि आदमी सही बात को नहीं समझता है। जब अंग्रेज यहाँ से मूव कर रहे थे जाने के लिए आजादी के समय पे, तो जब उन्होंने हम लोगों ने दास्ता स्वीकार करी उनकी, तो भी वो ताली बजा रहे थे। हिंदुस्तान के वासी तब भी ताली बजा रहे थे कि अच्छा हुआ आपने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। हाँ, तो हाँ। ये देश। जी, जी, करण जी आप भी कुछ ऐसा ही कहना चाहेंगे क्योंकि अनुराग जी ने जो बात कही मुझे लगता है बिल्कुल, शायद बिल्कुल, 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 शायद बिल्कुल। ऐसी बात होगी। बिल्कुल अब सहमत हूँ मैं अनुराग भाई से, बिल्कुल सहमत हूँ। गरिमा जी आप बताएं कि इस तरीके का जो प्रचार-प्रसार है आपके सामने भी तमाम बच्चे आते होंगे, तमाम गार्जियंस आते होंगे अपने बच्चों को लेकर के और क्या जो सेलिब्रिटीज़ का प्रचार-प्रसार है उनका जो कहते हैं दम है इसी में, इस तरीके की चीज़ों को लेके आते हैं तो आप कैसे काउंसल करती हैं? आप कैसे बच्चों को समझाते हैं या गार्जियंस को समझाती हैं? देखिए सर, जो बच्चों को समझाना होता है वो तो उनके मम्मी पापा ही समझा सकते हैं बहुत अच्छे से। हम तो उनके मम्मी पापा को समझाते हैं, जैसा आप उनको गाइड करेंगे बच्चा वैसा ही मानेंगे। मम्मी पापा को हम ये बताते हैं कि आप कोशिश करिएगा कि बच्चों को चीजें वैसी ही दिखाए जैसी मार्केट में है, लेकिन फ्लेवर जो है घर का बना हुआ होना चाहिए। हुँ, हुँ। कोई भी अगर हाँ हाँ जी, जो मिल्क शेक होता है वो आप मार्केट का ना लेके आप घर में ही बनाएं। बहुत बढ़िया। कोई भी जी, और जो भी आपका पिज्जा बर्गर जो भी होता है आप उसको हर हफ्ते कोई भी एक दिन रख लीजिएगा, उसमें बनाएं, लेकिन घर के घी या तेल में बनाएं। ठीक इस है, तरीके से हम ये तरीका समझाते हो हैं। सकता है ये बात औ ये है और लास्टली, जी, जी जी लास्टली बात ये है कि जब आदमी बीमार हो जाता है तब मैडम के पास आता है, और फिर मैडम जो उसको डाइट चार्ट देती है फिर वो वही खाता है। इसके इतर तो वो जो उसका मन करता है वो खाता है, लेकिन जब वो बीमार हो जाता है और आपके पास आता है, तब जब आप चार्ट लिख के देती हैं कि सुबह दाल पीना है और शाम को दूध दूध पी के सो जाना है, तब वो वही करता है, लेकिन उसके पहले तब वो भी फॉलो वो करते हैं, खाएगा जो इच्छा करेगी। जी, तब तक वो अपनी जी मर्जी से खाते हैं। जी जी, जी जी। जी जी जी, बिल्कुल।
तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हमारी इस चर्चा के अंत में आप एक डाइटिशियन के तौर पर हमारे दर्शकों को भी बता दें कि उन्हें अपने बच्चों को क्या-क्या खाने-पीने के लिए देना चाहिए, कौन-सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से? जी, बच्चों को जो है उनके माँ-बाप ही उनकी आदतें जो है अच्छी बनानी है, बुरी बनानी है, वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। आप ध्यान रखिए, मैं मम्मी-पापा के लिए बोल रही हूँ, जो बच्चों के मम्मी-पापा होते हैं, वो उनको वो चीज़ें पहले दें, जो उनको उनके शरीर के लिए फ़ायदे की है। बाहर वाली चीज़ों पे इतना ध्यान ना दें, अगर बच्चे कभी ध्यान भी देता है, तो उस चीज़ को अवॉइड कर दें, साथ के साथ उसे प्रोवाइड ना कराएँ वो चीज़ें। ठीक है? कोशिश रखिएगा कि जो उनकी आदतें हैं, वो पहले घर से शुरू हो, बाहर बाद में जाए। जी, जी। तो क्या-क्या मतलब इसमें कौन-कौन सा फूड आइटम हो सकता है जिसको ज़रूर देना चाहिए बच्चों को और कुछ चीज़ें कौन-सा फूड आइटम ऐसा है जिसको नहीं देना चाहिए? जी, जहाँ तक हो सके उनका जो जितने भी नूडल्स होते हैं, बर्गर होते हैं, ब्रेड होते हैं, वो कोशिश करिएगा कि अवॉइड करें। घर में रोटी, मिक्स आटे की रोटी आप दे सकते हो, पराठा दे सकते हो, जो है आपका मिल्क शेक दे सकते हो, बनाना शेक दे सकते हो, मैंगो शेक दे सकते हो। वो हेल्दी होता है, एक तरीके से उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी फुलफिल करेगा। और एक टाइम फल ज़रूर रखिएगा बच्चे का। अगर आप सब्जी बनाते हो तो साथ के साथ बना के उसके साथ ताज़ी रोटी बना के खिलाएँ। ऐसा नहीं है कि आप अगर खाना खाने का समय हमारा दोपहर का हो रहा है, रात का हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप बाहर से बर्गर, पिज़्ज़ा मँगा रहे हो। वो मील आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। सुबह, दोपहर और शाम का खाना जो है प्रॉपर अपने घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाएँ या खिलाएँ बच्चे को, ठीक है? अगर कभी बच्चे का मन भी करता है तो उस कंडीशन में आप एक टाइम ऐसा रख लीजिएगा हफ्ते में 1 दिन कि आप बच्चे को वो एक चीज़ खिलाएँ। एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं खिलानी है। उसका मेन्यू डिसाइड कर लीजिएगा, आप टाइम डिसाइड कर लीजिएगा, डे डिसाइड कर लीजिएगा। उससे क्या है बच्चे का एक रूटीन बनेगा, हेल्दी हैबिट जो है डेवलप होगी और उसका जो बॉडी है वो उसका इम्यून सिस्टम जो है मजबूत होगा। मेरी तरफ से यही सलाह है मम्मी-पापा की। ठीक बात। एक मैं अपनी तरफ से आपसे व्यक्तिगत तौर पर पूछ लेता हूँ कि जी, हम लोग गाँव से हैं, हमारे गाँव में कहा जाता था कि बच्चों को सुबह-सुबह बासी रोटी खिलाई जाती थी, बासी रोटी और दूध, ये हमारे गाँव का जी, चलन था। जी। इसको एक डायटीशियन के तौर पर आप कैसा मानती हैं? देखिए सर, अगर आप उठ के ब्रेड और चाय ले रहे हो तो वो बासी रोटी और दूध बहुत अच्छा है उस ब्रेड और चाय से। क्या बात है! बहुत बढ़िया। हमारा तो नाश्ता ही सर काफी टाइम तक यही हुआ। हाँ, हाँ। एक बचपन से लेकर काफी समय तक यही नाश्ता हमें मिलता रहा। असल में सर बिल्कुल बासी हम रोटी का एक मर्म है, गूढ़ मर्म है बासी रोटी का। जी, बासी रोटी का मर्म ये है कि जब हम उसको दूध या मट्ठे के साथ मिला देते हैं तो वो उसमें फाइबर जो होता है ना रोटी में, वो दूध के हाँ। साथ जो उसका फैट होता है उसमें मिक्स कर जाता है, या जो मट्ठे के साथ उसका फैट जो रह जाता है थोड़ा बहुत उसमें मिक्स कर जाता है, इसलिए वो कभी नुकसान नहीं कर सकती। क्या बात है! आप भी कितना बढ़िया जानते हैं भाई, मुझे तो ये सब नहीं पता था। मतलब जी। क्या स्पोर्ट्स पर्सन भी डायटीशियन होते हैं मैम? अरे सर बिल्कुल वो होते हैं बिल्कुल क्योंकि होते हैं सर, हम बिल्कुल। हम हम लोग सर बिल्कुल जब पढ़ रहे सर। थे तो एक शर्मा सर थे सर हमारे, तो शर्मा सर जी ने हम लोगों को एक किताब दी, वो स्पोर्ट्स एनसाइक्लोपीडिया, इतनी मोटी किताब थी, हम लोग सोचते थे शर्मा जी ने हम लोगों को क्या पकड़ा दिया, लेकिन वो आज के समय इस्तेमाल हो रही है और जब हम लोग खेलते थे उस समय इस्तेमाल होती थी, उसमें जो भी लिखा था वो अक्षर से सही था। आप क्या जी बात स्पोर्ट्स है! एनसाइक्लोपीडिया पढ़ लीजिए, चाहे स्पोर्ट्स साइंस पढ़ लीजिए, चाहे स्पोर्ट्स मेडिसिन पढ़ लीजिए, आप सिर्फ ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बताई जरूर जाती हैं, ताकि जी हम जी अपनी फर्स्ट एड खुद कर सकें, हम अपनी डाइट खुद निर्धारित कर सकें। और ये इससे हमें मतलब ये तो हर वक्त हमारे पास कोई डाइटिशियन तो होगा नहीं, कोच होगा नहीं, तो जी हमें जी। खुद को कैसे बैलेंस करना है इन चीजों के लिए हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज दी जाती थी कि आप इस तरह से चलें, इस तरह से और सर खाएं, एक इस तरह छोटी से बात रहें। शेयर करना है, एक शोध है किसी बाहरी बाहरी देश का शोध है। उन्होंने कहा जब आपका जिस चीज का मन करे और प्राकृतिक वो चीज हो, वो बिल्कुल खाइए, क्योंकि वो आपका शरीर आपसे मांगता है। पहली बात उनका ये बिल्कुल सर। निर्णय उन्होंने निकाला कि एक आदमी अपनी नाव पे था और वो समुद्र में भटक गया, तो उसने कहा हुँ, मुझे मछली की आंख खाने का मन है। हुँ। मछली नहीं खाने का मन है, मछली की आंख खाने का मन है। तो उसने मछली की आंख खाई, तो उस जो उन्होंने उससे निष्कर्ष निकाला कि मछली की आंख में वो तत्व होते हैं जो उसके शरीर में कम हो गए थे समुद्री खारे पानी की वजह से, तो उसने मछली की आंख खाई तो वो उसके पूरे हुए। ये शोध है।
क्या बात। जी बिल्कुल, बॉडी मांगती है उस न्यूट्रिशन को जो आपकी बॉडी में कमी होती है, जिस खाद्य पोषक तत्व की। अच्छा, जी ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर हम ठीक से अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर सकें तो हम हाँ, अपने बिल्कुल। खान पान आपने आपने एक चीज को गौर किया होगा, कल रोनाल्डो ने कहा कि पानी पीजिए। उसने हाँ बोला उस चीज को, पानी पीजिए। पानी एक दूसरा स्रोत है ऑक्सीजन का, सबसे बड़ा दूसरा स्रोत है। पहली हवा और दूसरा पानी। हाँ हाँ आप इस चीज को अगर देखेंगे तो आप जब जब कभी कोई काम कर रहे हो, बहुत स्पीड में कर रहे हो, तो बहुत जोर से आप इस टाइप से आपका हांफना शुरू हो जाता है। तो हम जी क्या करते हैं, ये जो हांफना है, ये एक बॉडी ने आपको जो लोन दिया है हाँ आपको वो काम करने के लिए, वो काम करने की क्षमता नहीं थी आपकी, लेकिन आपको बॉडी ने एक लोन दिया और आपने करना शुरू किया। तो ये जो ब्रीदिंग है, ये उस लोन को वापस कर रही होती है। इसी बीच में थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके लोग पानी पी लेते हैं। तो बहुत सिप सिप करके पानी पियेंगे तो वो ऑक्सीजन लेवल को और मेंटेन करती है जाके वहां पे। और 75% तो शरीर में पानी है, तो पानी तो पानी ही चाहिए होता है, चाहिए। पानी चाहिए ही चाहिए। क्या बात है। ये चर्चा तो बहुत अच्छी रही। आप सब लोगों के साथ बड़े ज्ञान की बातें पता चली है मुझे भी, और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं जो देखते सुन रहे हैं उन सबको भी पता चलेगा कि रोनाल्डो का जो कदम है वो कितना क्रांतिकारी है और किस बिल्कुल तरीके से उन्होंने अपने स्वाद और अपने कमाई दोनों को किनारे करते हुए अपनी सेहत को बिल्कुल। प्राथमिकता दी है। आप मैं सब आपको लोग मैं आपको रोनाल्डो के बारे में एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा जाते हुए। जी हर साल लगभग लगभग 5 से 8 मिलियन डॉलर चैरिटी में वो दान करते हैं, इन्हीं सब चीजों के लिए, हॉस्पिटल्स, बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के डाइट के लिए। इस तरह से वो लगभग 5 से 10 5 to 10 मिलियन डॉलर वो हर साल डोनेट करते हैं जी जी। अपनी और कमाई करण से। सिंह एक बहुत बात बढ़िया। दिमाग करूंगा सर, ये कि जो खिलाड़ी जो करता है ना उसका प्रोपेगेंडा नहीं करता है। अगर जी सेलिब्रिटी बिल्कुल इसी जगह तो बिल्कुल पूरा बैनर पोस्टर लगा के एकदम बढ़िया से करता है, लेकिन खिलाड़ी एक ऐसी चीज है, वो अपने काम को तो करता है लेकिन उसको दर्शाता कम है। दर्शाता जी कभी जी नहीं, बिल्कुल। तो ठीक है, इस चर्चा में आप सबसे बात करके ये पता चल रहा है कि हम सब लोगों को अपने खान-पान में ध्यान देना चाहिए कि जो वस्तुएँ हमें प्राकृतिक तौर पर प्राप्त हो रही हैं, उनका ही कंज़म्पशन करें और जो भी कुछ हमें आर्टिफ़िशियल तरीके से मिल रहा है, फैक्ट्री मेड मिल रहा है, उससे दूर रहें क्योंकि वहाँ पर प्रिज़र्वेटिव और तमाम-तमाम रसायनों का प्रयोग हो रहा है। वो सारे रसायन हानिकारक हैं, इसीलिए रोनाल्डो ने पानी को प्रेफ़र किया है, कोक को अपने से दूर किया है। जी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।